करते रहे प्रयास, शांत रखिए अपना मन, विश्वास रखिए, एक दिन जरूर होगा समय परिवर्तन। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का देश के नंबर 1 एडटेक प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है फिजिक्स वाला। समरी लेक्चर की पूरी सीरीज ला रहा है आपके लिए। ग्रेविटेशन का पहला पार्ट पूरा चैप्टर हमने पढ़ाया था, बाकी भी सारे चैप्टर्स की समरी सीरीज चालू है। आज हम समरी सीरीज में ग्रेविटेशन हमारा हो गया है, अभी हम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो दूसरा चैप्टर है आपके सिलेबस का फिजिक्स का, वो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, मेरा नाम है भूषण उज्जैनकर और आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे। इसलिए मैंने बोला शांत रखिए अपना मन और प्रयास करते रहिए, विश्वास रखिए, जरूर होगा समय परिवर्तन। तो देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स है, सारे टॉपिक तुमको पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद टोटल 16 टॉपिक्स है, सारे के सारे पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है आपको। ऐसा पढ़ाऊंगा आपको कि आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा इसके अंदर, पूरे के पूरे टॉपिक तुमको कवर करके देने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको पहले पूछा गया है, कोई भी कंसेप्ट समझने से पहले अपने दिमाग में कंसेप्ट क्वेश्चन आना चाहिए। अगर क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है सही सही, तो आप सही सही आंसर की दिशा में जाओगे और आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, क्वेश्चन पहले दिमाग में आना चाहिए, फिर उसके बाद में कंसेप्ट समझेगा। क्या बोला गया है, हाउ डू वी डिसाइड दैट अ गिवन मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इज एन इंसुलेटर। ये इंसुलेटर है, कैसे डिसाइड करोगे आप? सिंपल सी बात है, कोई आपको मटेरियल दिया गया है और मैंने बोला कि बताओ ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, तो सिंपल एक आपको एक्सप्लेन करना है। आपको लेनी है एक बैटरी। देखिए, अगर आप एक सिंगल लेते हो, इस प्रकार से कोई सिंगल सोर्स लेते हो आप इस प्रकार से, तो ये सेल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। लेकिन अगर आप सेल को सीरीज में लगाओगे, बहुत सारे सेल को अगर आप सीरीज में लगाओगे, तो ये बन जाएगी आपकी बैटरी। तो देखिए, ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये है आपका निगेटिव टर्मिनल। आ रही बात समझ में? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो करना क्या है, एक सर्किट आपको बनाना है और सर्किट बनाने के बाद में, सर्किट आपने बनाया, इसमें बहुत सारे फैक्टर तुम कनेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप प्लग की वगैरह ले सकते हो, यहाँ पे आपने प्लग की ले ली, ठीक है ना, यहाँ पे आपने प्लग की ले ली, प्लग की को आपने क्या किया है, क्लोज किया है ताकि करंट को फ्लो करवा सके आप। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपने वो सब्सटेंस लगाया जो आपको चेक करना है कि कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, चेक करना था आपको। तो जो भी मैंने आपको सब्सटेंस दिया तो आपने सर्किट में लगाया। अगर यहाँ पे हम कोई बल्ब लगा देंगे, यहाँ पे हम कोई बल्ब लगा देंगे, देखिए हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, हमने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, तो अगर ये मटेरियल सर्किट में जोड़ने के बाद ये बल्ब अगर ग्लो होता है, तो आप समझ जाएंगे कि इस कंडक्टर के अंदर से, इस मटेरियल के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। अगर उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो वो बन जाएगा आपके लिए कंडक्टर। एक्सपेरिमेंट करके आपने उसका आंसर निकाल लिया है, ये तरीका है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, आयरन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट व्हेन वी पिक अप अ पीस ऑफ आयरन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड व्हाई डोंट वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक। इनका कहना है कि कोई मेटल की वायर पड़ी हुई है, कोई आयरन की वायर पड़ी हुई है आपके सामने, आपको तो पता है कि ये कंडक्टर है, तो अगर आपने उसको हाथ लगाया तो आपको करंट क्यों नहीं लगा, आपको शॉक क्यों नहीं लगा? ऐसा इन्होंने पूछा हुआ है आपको। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात कहूं ये तो हो गया एक। देखिए, होता क्या है कि अगर ये मेटल है आपका, ये मेटल की वायर है, इसको हम जूम करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम जूम करेंगे। इसको जूम करने के बाद में, जैसे ये पार्ट हमने जूम कर दिया, ये पार्ट जूम करने के बाद में यहाँ पे हमको ऐसा दिख रहा है, ऐसा सिलेंडर हमको दिख रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें एटम्स है और एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री है। यहाँ पे एटम्स है और आपको पता है कि मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 4 या फिर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके ऊपर जो पकड़ होती है न्यूक्लियस की, वो बहुत कम होती है। तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, वो निकल जाते हैं। इनकी पकड़ जो है, न्यूक्लियस की जो पकड़ है इनके ऊपर, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे फ्री। अब हो क्या रहा है बताया आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो इनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो कम हो गया, एटम का जो कंट्रोल है या इसके ऊपर कैसा हो गया, कम हो गया है। समझ में आ रहा है आपको? अब ये फ्री टू मूव है, अब ये फ्री टू मूव है, लेकिन कैसा रहता है, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको फ्री छोड़ दिया तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीजें ऐसे करोगे कि जो ऐसी आप चीजें करोगे कि आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे, ऐसा अपना काम है। तो वैसे इनका काम है, इनको हमने फ्री छोड़ दिया तो इनका काम है पढ़ाई करना, किसी एक डायरेक्शन में काम करना, लेकिन ये किसी एक डायरेक्शन में जाती ही नहीं है, ये जो है किसी भी डायरेक्शन में फ्लो होते हैं।
ये जो है किसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है इधर फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, ये इधर फ्लो हो रहा है, ये इधर फ्लो हो रहा है, मतलब डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर। जैसे आपको छोड़ दिया बाहर ग्राउंड में खेलने के लिए, आप एकदम छूट गए, आपको ऐसा लगता है कि सारे बंधनों से मुक्ति हो गई आपकी और आप कुछ भी मस्ती कर रहे हो बाहर, मतलब डिसिप्लिन नाम की कोई चीज वहां पे है नहीं। लेकिन ऐसे इनके साथ में हुआ है, इनको हमने जैसे फ्री कर दिया भाई, तो ये जो है वो कहीं पे भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन सारे, तो इनके ऊपर का जो कंट्रोल है वो कम हो गया, ठीक है ना, कंट्रोल भी कम है, छूट भी गए और डिसिप्लिन है ही नहीं, किसी डायरेक्शन में फ्लो ही नहीं हो रहे। तो बात यह है कि इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन मिलकर अगर किसी प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तभी उसके अंदर करंट तैयार होता है। अदरवाइज आप यही बोल सकते हैं कि ये कंडक्टर तो है लेकिन इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है, उनका किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो ही नहीं है। इसलिए जब आप इसको टच करते हो इस वायर को, जिसको आपने बैटरी देकर के उनके दो एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया है, तो ऐसे कंडक्टर के अंदर क्या होगा, ऐसे अगर कंडक्टर है तो इसका आपको शॉक लगेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ही नहीं हो रहे हैं। चलिए ये दो क्वेश्चंस हो गए आपने, इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अगले टॉपिक की। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग पिक्चर, क्या आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस है, ठीक है ना, एक लाइट है, टीवी है, टेबल लैंप है, देन फैन है, देन बेल है, ठीक है ना, ये सारे डिवाइस आपके सामने हैं। अब इनका कहना है कि विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डू यू फाइंड। तो देखिए इसको देख के आपको ये समझ में आ गया है कि ये सारे जो डिवाइसेस है वो करंट के ऊपर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर ये सभी डिवाइसेस काम कर रहे हैं, ऐसा आपको देखते ही नजर आ चुका है, नहीं देखते आपको समझ में आ चुका है, ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब इनका कहना है कि विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डू यू फाइंड, तो हर एक डिवाइस जो है इलेक्ट्रिसिटी का अपने अपने हिसाब से उपयोग करता है। अगर आप टीवी को दे रहे हो, एलईडी को अगर आप सप्लाई दे रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो वहां पे क्या होगा, साउंड और लाइट एनर्जी क्रिएट होगी, है ना, मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद में यहाँ पे लैंप है, लैंप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे हीटर है, तो हीटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे बेल है, तो बेल क्या कर रही है, बेल में साउंड क्रिएट हो रहा है, तो आप करंट का सप्लाई कर रहे हो तो वहां पे साउंड क्रिएट हो रहा है, मतलब साउंड एनर्जी वहां पे क्रिएट हो रही है। उसके बाद यहाँ पे फैन है, फैन क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी है, मोशन वाली एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है ना, रोटेशन वहां पे हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वहां पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि बिफोर the study of any concept there should be question in your mind. If you are finding the answer of that question, then you will get the knowledge very easily. You will get the answer by step by step. That is very easy for you. ये आपके प्रिपरेशन को बहुत इजी करेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, जितने स्टेप्स होंगे आपके प्रिपरेशन में तो उतना आपका नॉलेज है ना, बहुत परफेक्ट नॉलेज आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। ये डायग्राम आपको आपकी बुक में भी मिलने वाली है। क्या है यहाँ पे देखिए जरा, कि यहाँ पे आपको सोर्स मिलेगा, करंट का सोर्स यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको बैटरी मिल रही है, यहाँ पे आपको बैटरी मिल गई, ये आपकी सेल है, बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक यहाँ पे कंडक्टर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, यहाँ पे कंडक्टर्स हम फ्लो करवा रहे हैं इधर, ठीक है ना, कंडक्टर से हमने इनको पूरे सर्किट को हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद यहाँ पे अपना रजिस्टर है, यहाँ पे आपका रेजिस्टर है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, रेजिस्टर है। रेजिस्टर क्या करेगा, करंट के फ्लो को रेजिस्ट करेगा, रुकावट तैयार करेगा। और देखिए जहां पे रेजिस्टर होता है वो हम क्या करते हैं, उस रेजिस्टर के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाते हैं। रेजिस्टर के पैरेलल में क्या लगाते हैं हम, वोल्ट मीटर हमने यहाँ पे लगाया, मतलब हमको ये चेक करना है कि जो रेजिस्टर हमने लगाया है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, वोल्ट मीटर क्या करता है कि अगर मेरे सामने कोई डिवाइस लगा है, मेरे सामने अगर कोई डिवाइस लगा है तो वोल्ट मीटर क्या करता है, ऊपर वाले पॉइंट को और नीचे वाले पॉइंट को चेक करता है, पकड़ता है, ठीक है ना। जो एमीटर होता है, देखिए यहाँ पे एमीटर है, एमीटर क्या कर रहा है, करंट का फ्लो करवा रहा है, यहाँ पे एमीटर क्या कर रहा है, करंट का फ्लो करवा रहा है। तो करंट इसके अंदर से फ्लो होता है, और जब करंट एमीटर के अंदर से फ्लो होता है तभी वो मेजर कर पाता है। इट इज पॉसिबल फॉर एमीटर टू मेजर द करंट व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। अगर करंट एमीटर में से पास हो रहा है तभी वो चेक कर पाएगा कि सर्किट में करंट कितना है। वोल्ट मीटर का काम करंट चेक करना नहीं है, इसलिए हमने उसको डिवाइस से पैरेलल में लगाया है। डिवाइस के कैसा लगाया है, पैरेलल लगाया है।
पैरेलल लगाया मतलब कैसा किया, देखो मेरे सामने डिवाइस है, तो मैं अगर वोल्ट मीटर हूं तो मैं क्या करता हूं, जो डिवाइस है उसके बाहर वाले पॉइंट को, मतलब दोनों ही उसके जो एक्सट्रीम पॉइंट है, एक राइट साइड वाला पॉइंट और एक लेफ्ट साइड वाला पॉइंट, दोनों बाहर वाले पॉइंट को मैंने पकड़ लिया। समझ में आ रहा है आपको? एक डिवाइस बीच में है तो मैंने उसको साइड में पकड़ा है ऐसा। अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि यहां पे करंट का प्रेशर कितना है और यहां पे करंट का प्रेशर कितना है, दोनों तरफ करंट का प्रेशर कितना है ये मैं चेक करूंगा। अगर मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि हाँ, कि पहला वाला पॉइंट देखो, वोल्ट मीटर ने ए पे पहले पकड़ लिया है, उसके बाद में वोल्ट मीटर ने बी पे पकड़ लिया है। वोल्ट मीटर ने क्या किया है, रजिस्टर के दोनों तरफ ए और बी को पकड़ लिया। अब वो क्या करेगा, अब वो चेक करेगा कि ए पे कितना प्रेशर है करंट का और बी पे कितना प्रेशर है। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो। करंट एयर का भी होता है, करंट वाटर का भी होता है, करंट इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है। यहां पे जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन का करंट है, इसलिए इसको बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा उसको, क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। एयर करंट, वाटर करंट, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा। तो करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो है, तो वोल्टमीटर क्या करेगा, ऊपर वाले पॉइंट को टच करेगा, नीचे वाले पॉइंट को टच करेगा, दोनों पॉइंट को टच करेगा और चेक करेगा कि कितना प्रेशर है दोनों में, कितना प्रेशर का डिफरेंस है। इसलिए वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करने का काम करता है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? इस प्रकार से ये काम करेगा। तो देखिए हमने सर्किट बना लिया। अब बात यह है कि करंट यहां पे फ्लो होगा। सबसे पहले आपको समझना है कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज नाम की चीज में बहुत सारे बच्चों को टेंशन होती है। एकदम मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करके देता हूं, एक झटके में आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये जो सालों साल आपने चलने वाली जो समस्या है, इस समस्या का समाधान आज एक झटके में कर देंगे हम, कि ये जो है वोल्टेज क्या नाम की चीज है। बहुत सारे मतलब जो फिजिक्स से, जो बच्चे फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, मतलब किसी और फील्ड के लोग हैं, उनको भी ऐसा बहुत बार ऐसा लगता है कि ये वोल्टेज एक्चुअली होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, जब भी वोल्टेज आपके सामने वर्ड उच्चारा जाएगा, जब भी कोई उच्चारण करेगा वोल्टेज का, तो आपको करना यह है, आपको बोलना भैया ये है कि वोल्टेज होता है वर्क डन। बात को समझो, जब भी वोल्टेज कोई आपके सामने बोलेगा, आपके दिमाग में एक ही कंसेप्ट आना चाहिए, वर्क डन। फिर से एक बार सुन लो, जब भी वोल्टेज नाम की चीज आपके सामने कोई बोली जाएगी, किसी ने बोला वोल्टेज, तो आपके दिमाग में एक ही वर्ड आना चाहिए, वर्क डन। क्या आना चाहिए, वर्क डन आना चाहिए। तो देखो बात ऐसी है कि ये जो बैटरी है, ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाती है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं फ्लो करता, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करना पड़ता है। और ये काम कौन करता है, ये बैटरी करती है। बैटरी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती है, बैटरी इलेक्ट्रॉन बोलती है ये लो एनर्जी, और वो एनर्जी देने के लिए सेल को घर में काम करना पड़ता है। जैसे आपकी मम्मी आपके लिए टिफिन बनाती है तो आपको मम्मी को काम करना पड़ता है घर पे, उसी प्रकार से बैटरी को काम करना पड़ता है चार्ज को एनर्जी देने के लिए। और जब आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, आप खाना खाते हो, उसके बाद में आप स्कूल में जाते हो, 2 लेक्चर करते हो, उसके बाद में फिर से आपको टिफिन दिया जाता है घर से, और वो टिफिन आप खाते हो, उसके बाद में आप बचे हुए लेक्चर करते हो। बात क्लियर है? So same thing is happening over here. The battery is doing the work done for each and every charge. The battery is giving the energy to the charge, and because of the energy, that charge is able to complete the circuit. आ रही बात समझ में? Work done. वोल्टेज का मतलब है कि वर्क डन कितना हुआ एक चार्ज के पीछे, टोटल वर्क डन टोटल कितना है, डिवाइडेड बाय चार्जेस, डिवाइडेड बाय चार्जेस, डिवाइडेड बाय चार्जेस, डिवाइडेड बाय चार्ज। जितने चार्जेस है, अगर आप टोटल वर्क डन को टोटल चार्ज से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कि एक चार्ज के पीछे कितना काम हुआ। बात समझ में आ रही है? जो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फोकस करो, हर एक पॉइंट मैं आपको डीपली समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, हो गया, बात खत्म हो गई। अब देखिए यहां पे, देखिए बात ऐसी है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं कि वर्क इज इक्वल टू, मेरे सामने आएगा V इंटू क्यू। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ऐसा हमने लिखा। अब देखिए बात ऐसी है, बात ऐसी है कि हमने W इज इक्वल टू V इंटू क्यू लिखा, लेकिन करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। फ्लो है, लेकिन फ्लो कितना है, कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं एक सेकंड में, दैट वी कॉल्ड करंट। तो देखिए यहां पे Q का जो फॉर्मूला है, तो Q का फॉर्मूला बनेगा I इंटू टी।
आ रही है बात समझ में आपको मैं क्या बोल रहा हूं? तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी बनेगा। Q इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? आई इंटू टी। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे Q इंटू आई टी को मैं यहाँ पे पुट करता हूं। तो मेरा वर्क का जो फॉर्मूला बनेगा V इज इक्वल टू बनेगा, W इज इक्वल टू बनेगा V इंटू आई इंटू टी। V इंटू आई इंटू टी, समझ में आ रहा है? Q को मैंने रिप्लेस किया है क्योंकि ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, तो Q की वैल्यू होती है I इंटू टी। तो मैंने यहाँ पे पुट किया, तो एक नया स्वरूप आपके सामने आ रहा है, नया रूप आपके सामने आ रहा है वर्क डन का। वर्क इज इक्वल टू वी आई टी, वर्क इज इक्वल टू वी आई टी। आ रहा है समझ में आपको? ये तो बन गया। अब बात ये है, इसको मैं और भी ज्यादा मॉडिफाई कर सकता हूं। क्या, कैसे मॉडिफाई कर सकता हूं? देखिए ओहम्स लॉ आपको क्या बोलता है, ओहम्स लॉ आपको क्या बोलता है, देखिए जरा। देखिए ओहम्स लॉ आपको क्या बोलता है, बात को समझो। ओहम्स लॉ आपको ये बोलता है कि ज्यादा अगर वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा। जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा अप्लाई करोगे दो एंड पॉइंट्स के बीच में, दो टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है ना, मोर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द वायर, मोर विल बी द फ्लो ऑफ करंट। तो V प्रोपोर्शनल टू I है, तो V इज इक्वल टू, मैं यहां पे कांस्टेंट लिखता हूं R और यहां पे लिखता हूं मैं I, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर या फिर R इंटू I। तो ये बन गया वोल्टेज का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अब मैं फिर से ये जो वैल्यू है इसको मैं यहां पे पुट करता हूं, तो मुझे मिलेगा वर्क इज इक्वल टू मिलेगा मुझे, V की वैल्यू है IR, तो मैंने IR रखा, मल्टीप्लाइड पर मैंने रखा यहां पे I इंटू टी। तो क्या बना वर्क का फॉर्मूला? I स्क्वेयर आर टी। आ रहा है समझ में? यही फॉर्मूला आपकी बुक में दिया गया है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया गया है। मैंने आपको बहुत सिंपल करके बताया, कुछ भी नहीं करना है। वोल्टेज मैंने आपको बहुत डीपली समझाया कैसा होता है वोल्टेज। तो उसके बाद वर्क की वैल्यू होती है वोल्टेज इंटू चार्ज, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पुट की, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी रखा और क्यू टी आई इंटू टी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो वी आई टी बन गया ये, ठीक है ना। विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, है ना, वो कॉलेज का नाम है। तो वीआईटी मतलब वोल्टेज करंट इंटू टाइम, ये हो गया। और फिर मैंने इसमें क्या किया, V प्रोपोर्शनल टू I, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू रख दी अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, तो V इज इक्वल टू आई आर बना, तो R इंटू टी तो बना I स्क्वायर आर टी। तो ये बन गया वर्क डन का फॉर्मूला। अब कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन किसके लिए हो रहा है? चार्ज के लिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि चार्ज को सर्किट में घुमाना है। तो चार्ज को आप सर्किट में घुमा रहे हो, चार्ज सर्किट में घूम भी रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन होता क्या है कि जब चार्ज रेजिस्टेंस में से पास करता है तो रेजिस्टेंस को अपोज करता है, अपने अंदर से फ्लो होने नहीं देता। तो इसके जो होता क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन करते हैं एक दूसरे के अंदर, और उनके अंदर जो कोलिजन होता है उसकी वजह से यहाँ पे हीट तैयार होती है। तो बात यह है कि जितना यहाँ पे वर्क डन होगा चार्ज के लिए, उतनी ही यहाँ पे हीट तैयार होगी, ठीक है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यहाँ पे जितनी हीट यहाँ पे वर्क डन हो रहा है उतना ही क्या होगा, यहाँ पे हीट यहाँ पे तैयार होने वाली है। तो हीट इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यही है आपका हीट मतलब फॉर्मूला ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ सर्किट इन विच यू हैव पुट अ रेजिस्टर। जहां पे आपने रेजिस्टर रखा है वहां पे क्या होती है, हीट तैयार होती है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से रेजिस्टर को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, तो ये जो रेजिस्टर है वो गर्म हो जाता है, तो यहां से करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, ऐसी बात है। तो जो हीट तैयार हो रही है उसका फॉर्मूला बेटा ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे आपको अलग अलग डिवाइसेस दिए गए हैं। तो ये जो डिवाइसेस है वो काम करते हैं, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से लाइट भी तैयार हो जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से हीट भी तैयार हो जाती है। तो ये जो है वो हीट वाला इफेक्ट है, मतलब करंट का फ्लो किया मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गया, करंट का फ्लो किया लाइट तैयार हो गया, करंट का फ्लो किया साउंड तैयार हो गया, करंट का फ्लो किया हीट तैयार हो गई। समझ में आ रहा है आपको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको सीबीएसई में अगर आप देखो तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर और कोई आपको इफेक्ट दिखेगा। यहाँ पे हमारा 10th स्टेट बोर्ड में जो टॉपिक है उसका नाम दिया है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक नहीं है, दो तीन है। यहां पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पहले शुरू होता है, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट शुरू होता है, उसके बाद में जनरेटर होता है, उसके बाद में मोटर होता है। ऐसे चार कंसेप्ट आपको मेन कंसेप्ट यहां पे है। तो यहां पे हमने क्या किया, रेजिस्टर बनाया। हीटिंग करना है, हीटिंग इफेक्ट तैयार करना है। किसकी वजह से तैयार करना है, करंट के फ्लो की वजह से अपने को हीटिंग इफेक्ट तैयार करना है। तो हमने क्या किया, यहां पे कॉइल ले ली। अब देखो कॉइल हमने क्यों बनाई, कॉइल हमने इसलिए बनाई ताकि करंट के इलेक्ट्रॉन के फ्लो को आसानी ना हो फ्लो होने के लिए। जैसे अगर आपने सीधी अगर वायर ली होती तो सीधी वायर में होता क्या है, करंट एकदम आसानी से फ्लो होता है, वहां पे कोई रेजिस्टेंस उसके लिए होता नहीं है। तो हमने क्या किया, यहां पे कंडक्टर को ऐसा बनाया, कॉइल बना दी कंडक्टर की, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ गए, वहां पे प्रॉब्लम आ गया। इसकी वजह से हो क्या रहा है, करंट का फ्लो यूनिफॉर्म तरीके से वहां पे हो नहीं रहा है, वहां पे दिक्कत आ रही है, वहां पे अपोज हो रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को वहां पे अपोज हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, हीट तैयार होगी। इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहा है लेकिन आप उनको जाने नहीं दे रहे हो, तो वो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होंगे। अगर वो कोलाइड हो रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हीट वहां पे तैयार होगी। तो जितना डिफिकल्ट रास्ता रहेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। इसलिए हमने कंडक्टर के रास्ते को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया है, सर्किट के रास्ते को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया है हमने। देखो यहाँ पे कॉइल बनाई, यहाँ पे सोलेनॉइड की कॉइल है, ठीक है ना। ऐसे हमने यहाँ पे कॉइल बनाई। सोलेनॉइड एक्चुअली ये देखो, ये थोड़ा सा आपको स्प्रिंग की तरह लग रहा है, और सोलेनॉइड जो है आपको शॉकअप की तरह लग रहा है। जो शॉकअप्स होते हैं व्हीकल्स के अंदर उसकी तरह आपको ये लग रहा है। इसको मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ क्योंकि एक स्पेशल टॉपिक है इसके ऊपर। तो हमने कॉइल बनाई ताकि रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो। तो ये जो कॉइल है इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया अपना, कॉइल ऑफ कुकर, ठीक है ना। ये कुकर है जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, और कॉइल की वजह से ये गर्म हो जाता है। उसके बाद में देखिए ये रेड हॉट हो चुका है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे टंगस्टन की वायर यूज करते हैं हम, टंगस्टन की वायर की भी हम कॉइल बनाते हैं, और कॉइल हमने इसलिए बनाई है ताकि करंट के फ्लो को डिस्टरबेंस हो। आ रहा है समझ में आपको? हाँ, तो यहाँ पे हमने कॉइल लगाई है, और यहाँ पे ग्लास सपोर्ट स्क्रू कैप लगाई है। तो ये ग्लास, इसमें टंगस्टन की वायर लगाई है, थोड़ा रेजिस्टेंस वहां पे क्रिएट किया है उसकी कॉइल बना के। तो यहाँ पे भी हीटिंग इफेक्ट होगा, रेड हॉट होगी वायर, और वायर रेड हॉट होने के बाद में वहां पे लाइट ग्लो होगा, ठीक है ना। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे चलने वाले डिवाइसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बेटा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, 1 किलोवाट आवर क्या ये चीज है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। ये पूरी आपके बुक में थ्योरी दी हुई है, आपने पढ़ा भी होगा, तो अपनी समरी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, शॉर्ट में इसको समझा देंगे आपको। तो इतना कुछ पढ़ने की ये बाद में आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। वैसे बता देता हूं, देखिए पावर, पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम मतलब क्या होता है बेटा, पावर होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ चलिए, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए पावर को हम मेजर करते हैं 1 वैट में, वैट में इसको मेजर करते हैं। तो अगर मैं बोलूं 1 वैट, तो 1 वैट का मतलब ये होता है कि 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ओके, 1 वैट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 1 सेकंड में 1 जूल इतना काम किया है तो उसको जो पावर है उस डिवाइस की उसको बोला जाएगा 1 वैट। अगर मैं यहां पे लिखूं कि, अगर मैं यहां पे लिखूं 1000 वैट, ऐसा का मैं, अगर ऐसा आपको मैं लिखूं यहां पे 1000 वैट, इसका मतलब ये होता है कि आप 1000 जूल इतना काम कर रहे हो 1 सेकंड में। ओके, इस 1000 वैट को बोला जाएगा बेटा, इस 1000 वैट को बोला जाएगा 1 किलो वैट। इसको बोला जाएगा 1 किलो वैट इज इक्वल टू 1000 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ओके, अब देखिए बात ऐसी है कि कोई डिवाइस मेरे पास में है, बात ऐसी है कि मेरे पास में कोई डिवाइस है, मेरे पास कोई डिवाइस है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है आपको। मेरे पास क्या है कि डिवाइस है, और वो जो डिवाइस है उसकी पावर है 1 किलो वैट। उसकी पावर कितने, 1 किलो वैट। 1 किलो वैट पावर होने का मतलब क्या है कि वो 1000 जूल एनर्जी खर्च करता है 1 सेकंड में। तो अगर ऐसा डिवाइस, ऐसा जो डिवाइस है मेरे पास, वो 1 किलो वैट का डिवाइस, हाँ, वो 1 किलो वैट का डिवाइस जो मेरे पास में है, उसको अगर मैं 1 आवर के लिए चलाता हूं, कितना बेटा, 1 आवर के लिए 1 किलो वैट
इतने पावर का डिवाइस अगर मैं 1 घंटे के लिए चलाता हूँ, देखिए मुझे फिर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी मेरी एनर्जी वहां पे खर्च हो गई। तो देखिए 1 किलोवाट का मतलब है 1000 जूल अपॉन 1 सेकेंड डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर। 1 आवर का मतलब है 3600 सेकेंड्स। आ रही है बात समझ में आपको? हाँ, तो 1 किलोवाट जिसकी पावर है ऐसा डिवाइस मैं 1 आवर के लिए यूज कर रहा हूं, तो वहां पे ये 1 किलोवाट, इसको मैंने बताया आपको कि 1000 जूल अपॉन 1 सेकेंड, 1000 जूल बाय 1 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकेंड्स, ऐसा मैंने कर दिया यहाँ पे। तो देखिए कितनी कितनी एनर्जी खर्च हो रही है। तो यहाँ पे सेकेंड्स है, यहाँ पे सेकेंड्स है, यहाँ पे भी सेकेंड्स है, तो ये सेकेंड सेकेंड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सेकेंड सेकेंड जो है बेटा एक दूसरे का इफेक्ट जो है कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे सेकेंड सेकेंड यहाँ पे हो गया कैंसिल। बचा क्या देखो जरा, बचा क्या है देखो जरा, बचा क्या है आपके पास में 1000 जूल मल्टीप्लाइड बाय 3600 ऐसा बचा है, ऐसी एक वैल्यू बची है। सेकेंड तो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या बेटा देखो, बचेगा क्या 36 इंटू 10⁵ जूल, 36 लाख जूल। इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च होती है कि अगर आप 1 किलोवाट पावर का डिवाइस अपने घर में 1 आवर के लिए अगर चलाओ तो 1 किलोवाट का डिवाइस, 1 किलोवाट का डिवाइस आप अपने घर में 1 आवर के लिए चलाओ तो जो एनर्जी खर्च होने वाली है वो 36 लाख जूल इतनी एनर्जी खर्च होने वाली 1 किलोवाट। ठीक है बेटा। अब हमारे घर में जो बिल आता है हमारा, तो वो यूनिट के अकॉर्डिंग आता है। तो हम 36 इंटू 10⁵ जूल को हम मानते हैं 1 यूनिट। अगर आप 36 लाख जूल इतनी एनर्जी खर्च करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसको बोला जाएगा 1 यूनिट। उसको क्या बोला जाएगा बेटा 1 यूनिट। और 1 यूनिट के लिए हम 8 रुपए तक, 8 रुपीज फॉर 1 यूनिट, ऐसा कुछ अपना प्राइस है, एग्जैक्ट पता नहीं, वो ऊपर नीचे होता रहता है। 8 रुपीज के आसपास जो प्राइस है वो हम पे करते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में अलग रेट होता है, डोमेस्टिक एरिया में अलग रेट होता है। तो ऐसी बात है, इसको बोला जाता है बेटा 1 किलोवाट आवर मतलब 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा इसको देखो एक बार उसको रिवाइज करो, क्या मैंने लिख के दिया है, समझ में आ गया? समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा भरोसा रखो अपने ऊपर भी, थोड़ा सा अगर भरोसा रखोगे अपने ऊपर तो काम हो जाएगा। ऐसा बोलोगे मुझे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा बार बार अगर बोलोगे तो नहीं आने वाला कभी भी लाइफ में। तो सोचो, थोड़ा थोड़ा भरोसा रखो अपने ऊपर। अगर अपने ऊपर भरोसा रखोगे, अपना मन शांत रखोगे, तो डेफिनेटली परिवर्तन होने वाला है, डेफिनेटली आप जीत जाओगे। तुम ऐसा बार बार बोलोगे मुझे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कभी नहीं आएगा वो। थोड़ा आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, तभी बात बनने वाली है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर देखो क्या होता है। पहले हम क्या करते थे, फ्यूज का यूज करते थे। पहले हम क्या करते थे, फ्यूज का यूज करते थे। तो फ्यूज होता था अपने पास में, और जो फ्यूज होता है वो किससे बनता है बेटा, लीड एंड टीन से बनता है। वो किससे बनता है, लीड एंड टीन से। किससे बनता है, लीड एंड टीन से। लीड एंड टीन से बना। अब ये जो लीड एंड टीन है, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। ठीक है ना, मतलब अगर करंट इनके अंदर से फ्लो होता है तो बहुत रेजिस्ट करेंगे उसको। और ठीक है ना, मतलब रेजिस्ट तो ठीक है अगर तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर उतनी क्षमता भी होनी चाहिए उस रेजिस्टेंस को झेलने की। समझ में आ रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, फ्यूज के अंदर से करंट फ्लो हुआ, लेकिन उसने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई किया। रेजिस्टेंस अप्लाई होते ही क्या हो गया, वायर गर्म हो गई। वायर गर्म हो गई तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम रहता है, जल्दी मेल्ट हो जाता है। जल्दी क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो इसको हम यूज करते हैं, हमने अपने मीटर जहां पे रहता है वहां पे हम इसको लगाते हैं। इसका यूज ये है कि व्हेनेवर देयर इज अ मोर लोड ऑफ करंट, ज्यादा अगर लोड आता है, ज्यादा एम्पियर में करंट अगर आता है घर के अंदर, तो उससे होता क्या है कि अपने जो डिवाइस होते हैं उसके ऊपर एम्पियर 30 एम्पियर का करंट अपने घर में आता है। 30 एम्पियर का डोमेस्टिक यूज में 30 एम्पियर का करंट बहुत आपके घर में जो लगे होते, प्लग लगे होते हैं, तो वहां पे लिखा होता है 30 एम्पियर मैक्सिमम। तो 30 एम्पियर के अपने 30 एम्पियर पे अपने घर में सारे जो डिवाइसेस है, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, जो भी है डिवाइसेस, सभी डिवाइसेस अपने 30 एम्पियर के अंदर ही चलते हैं। तो अगर 30 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर अपने घर में आता है, ज्यादा लोड अगर करंट का आता है, तो होता क्या है कि ये पहले उसको चेक करता है, फ्यूज जो पहले बाहर लगाया होता है, तो वो चेक करेगा। ज्यादा अगर लोड आ रहा है तो होगा क्या है कि खुद ही मेल्ट होकर के टूट जाएगा, तो बाकी घर में करंट आएगा ही नहीं, तो बाकी सारे डिवाइस बच जाएंगे। अगर इसमें यहाँ पे आपने भारी भरकम टंक्शन की वायर रख दी जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है,
तो वो तो गर्म भी हो जाएगी लेकिन मेल्ट होगी नहीं। तो करंट जो है, एक्स्ट्रा लोड का करंट 30 एम्प से ज्यादा करंट का अपने घर में आ जाएगा और अपने सारे डिवाइस जल जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया है, लीड और टीन का हमने मिक्सचर तैयार किया, अलॉय तैयार किया और वहां पे वायर बनाई ताकि उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। तो जैसे ही ज्यादा लोड अगर वहां पे होता है तो करंट एकदम से वो मेल्ट हो जाता है और बाकी सारे डिवाइस अपने सेफ रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती थी बार बार और उसको बार बार लगाना पड़ता था, उसको निकाल के लगाना पड़ता था, उसमें बहुत रिस्क भी होती थी। अगर अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, उसको हाथ लगाना बहुत रिस्की हो जाता है। तो एक नया डिवाइस आया था, उसका नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ये अपने आप ही बंद हो जाता है और अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप उसको ठीक करते हैं सप्लाई को, तो ये अपने आप ही बंद हो जाता है, अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। इसको बार बार अपने को हाथ लगाने की, इसको टच करने की जरूरत नहीं होती। तो ये थोड़ा सा एडवांस डिवाइस है इन कंपेयर टू द फ्यूज। चलिए आगे बढ़ते बेटा। चलिए अगला पार्ट क्या है, ये डायग्राम तुम देख लो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए अब तक जो मैंने पढ़ा है आपको, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने पढ़ा है, आ रही बात समझ में। अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट फ्लो किया तो हीट तैयार हो रही है, मतलब ये हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारे बच्चे वर्ड को पढ़ते लेकिन उसको जानते नहीं, उसको समझते नहीं है। आपके पास में है लेकिन आप उसको जान नहीं रहे हो। कॉन्सेप्ट क्या है, दो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। हीटिंग इफेक्ट किसके वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। समझ में आ रही बात आपको, हीटिंग इफेक्ट किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इसलिए उसको बोला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इसलिए उसको बोला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बेटा बात। तुम्हारे दिमाग में चैप्टर क्लासिफाई होना चाहिए, चैप्टर के जो सब टॉपिक है तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए कि हाँ शुरुआत यहां से हुई है, यहां पे हुई है। अपने को आदत क्या है, कल टेस्ट है आज पढ़ाई करो, कल टेस्ट है आज पढ़ाई करो। जिस दिन तुमको चैप्टर पढ़ाया गया क्लास में, उसी दिन प्रिपरेशन कंप्लीट करके उसको खत्म कर दो। जिस दिन आपको चैप्टर पढ़ाया गया क्लास पे, उसी दिन उसको खत्म करके कंप्लीट कर दो आप। ऐसी बात, ठीक है ना। आपका फोकस अगर होगा वहां पे तो वही वही के वही बात हो जाएगी तुम्हारी, वही पे आपकी आपकी जो पढ़ाई है, स्टडी आपकी हो जाएगी वहां पे। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैग्नेटिक नीडल आपने यहाँ पे रखी है, यहाँ पे आपने मैग्नेटिक नीडल रखी, तो यहाँ पे क्या है देखिए, बैटरी देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पोल इधर है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव पोल यहाँ पे है। अब करंट का फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब देखिए यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका कंडक्टर है और ये कंडक्टर में से करंट का फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में से करंट का फ्लो हो रहा है। समझ में आ रही बात आपको, कंडक्टर में से करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि अगर आप इस कंडक्टर के नीचे मैग्नेटिक नीडल रखते हो या फिर इसके आसपास में मैग्नेटिक नीडल रखते हो, तो होता क्या है कि जैसे ही करंट इसके अंदर से फ्लो होना शुरू हो जाता है, इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन दिखता है। ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसको समझ में आया था, ओरस्टेड को समझ में आया था। ओरस्टेड ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि देखिए अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास रखता हूं तो वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसने अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। और अगर उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है तो उसी के वजह से ये मैग्नेटिक नीडल के ऊपर उसका असर पड़ रहा है और वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। क्या हो रही है, वो डिफ्लेक्ट हो रही है। यस, आगे देखिए, तो यहां पे पॉजिटिव टू निगेटिव कैसे जा रहा है करंट, समझ में आ रहा है आपको। राइट साइड में करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव टर्मिनल को ये साइड में रखा, अभी पॉजिटिव टर्मिनल ये साइड में है, तो करंट इधर से इधर फ्लो होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव करंट फ्लो होने वाला है। तो बात यह है कि अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन अलग होगा। पोलरिटी अगर आपने चेंज कर दी तो नीडल का डिफ्लेक्शन डिफरंट डायरेक्शन में होगा। काय केलं आपण काय केलं, इकडे बॅटरी घेतली, पॉझिटिव्ह पासून निगेटिव्ह पर्यंत आपण करंट फ्लो केला, मग काय झालं, डिफ्लेक्शन झालं याच्यामध्ये। तर या त्यावेळेला डिफ्लेक्शन कसं आहे, नॉर्थ साऊथ, हा आहे आपला नॉर्थ पोल, हा जो आहे तुमचा तो नॉर्थ पोल आहे, हा जो आहे तुमचा नॉर्थ पोल आहे, हा तुमचा साऊथ पोल आहे। मग झालं काय की करंटचा फ्लो जेव्हा झाला तेव्हा जेव्हा करंटचा फ्लो राईट साईडनी आहे, तर हा नॉर्थ पोल जो आहे तो आतल्या साईडनी डिफ्लेक्ट झाला, ठीक आहे। आणि नंतर जेव्हा करंट लेफ्ट साइड कडे जातो आहे, जेव्हा करंट लेफ्ट साइड कडे जातो आहे तेव्हा नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम कंडक्टर डिफ्लेक्ट झाला, ठीक आहे ना। या ठिकाणी आतल्या साईडला आहे आणि या ठिकाणी बाहेरच्या साईडला आहे।
ठीक है ना. इन अ फर्स्ट डायग्राम यू विल सी दैट इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the magnetic needle will deflect inside, and when the current is flowing from right to left, the magnetic needle means the means the north pole of magnetic needle deflect away from the conductor. आ रहा है समझ में आपको. तो पोलरिटी अगर चेंज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है. ऐसी बात है. चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया. सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किसने किया, ओरस्टेड ने. ओरस्टेड ने हमको क्या बताया, हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड. क्या नाम है उनका, हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड. हाँ, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि कंडक्टर के अंदर से करंट अगर फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वो अपने सराउंडिंग में तैयार करता है. ये सबसे पहले इन्हीं साइंटिस्ट ने हमको बताया है. चलो आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते. देखो ये देखिए, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर, ये आपको देखना है. तो होता क्या, हमने क्या किया, सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज. हमने यहाँ पे सोर्स लगाया, हमने बैटरी लगाई. मैंने आपको पहले बताया बैटरी मतलब देखिए, अगर आप ये अगर यूज करते हो तो ये आपकी ओनली सेल है, इसको सेल बोला जाएगा. ये एक जो है वो सेल होती है. लेकिन अगर आप ऐसे बहुत सारे सेल को कनेक्ट करते हो सीरीज में, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, when you connect the cell in a series, when you connect the cells in series, अरे बात समझ में, when you connect the cell in a series, that we call battery. इसको बैटरी बोला जाएगा. बिल्कुल सही बात. तो देखिए यहाँ पे आपने बैटरी लगाई, यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एम्पियर है, यहाँ पे एमीटर है जो करंट को चेक करेगा कितना करंट फ्लो हो रहा है. ओके, तो करंट का फ्लो यहाँ पे रियोस्टेट. रियोस्टेट क्या होता है बेटा, रियोस्टेट ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं. रियोस्टेट एक डिवाइस होता है, ठीक है ना. देखिए अगर मैंने यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस लिया, देखो यहाँ पे अगर मैंने ऐसा रेजिस्टेंस लिया तो इसकी वैल्यू अगर 15 ओहम है, इसकी वैल्यू कितनी बेटा, इसकी वैल्यू है 15 ओहम, या फिर मैं बोलता हूँ इसकी वैल्यू है 10 ओहम. इसकी वैल्यू अगर 10 ओहम है तो ये फिक्स रहेगी, ये चेंज होने वाली नहीं है. लेकिन रियोस्टेट ऐसा डिवाइस होता है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हमने तो वो सीरीज में लगाया, हमने तो सर्किट में लगाया, लेकिन हम उसका रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, हम उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू इजीली चेंज कर सकते हैं. उसके ऊपर एक प्लेट होती है स्लाइडिंग करने वाली, उसको अगर हम स्लाइड करते हैं तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. ऐसा ही रियोस्टेट नाम का डिवाइस होता है. आपको 9th में हो चुका है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये हो चुका है, शायद आपने देखा नहीं, एक बार जाके देख लीजिए. या फिर यथार्थ बैच जो है हमारी वाईटी के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, 9 की पूरा का पूरा कंटेंट वहां पे है. वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेरा चैप्टर है, मेरा लेक्चर है, वहां पे जाके देख लो पूरा का पूरा आपको वीडियो, उसमें पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें मैंने पढ़ाया है. अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे बैटरी ली, उसके अंदर से ये करंट का फ्लो किया, यहाँ पे रियोस्टेट है, और हमने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया, और कार्डबोर्ड कैसा रखा हमने, वायर को परपेंडिकुलर. जैसे ये वायर नीचे जा रही है तो हमने ऐसा रखा उसको परपेंडिकुलर टू द वायर. देखिए जरा, ये वायर नीचे जा रही है तो हमने इसको परपेंडिकुलर रखा है. किसको, वायर को परपेंडिकुलर. तो हमने पहले इस कार्डबोर्ड के अंदर होल बनाया, और इस कार्डबोर्ड के होल में से ये जो कंडक्टर है इसको हमने पास करवाया है. और इसके बाद में हमने क्या किया, जो आयरन फीलिंग्स है उसको यहाँ पे रख दिया. आयरन जो फीलिंग्स, आयरन के छोटे पार्टिकल से पीसेस है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया. अब ये पीसेस रखने के बाद में होता क्या है, देखिए जरा, कि ये करंट का फ्लो तो यहाँ पे हो रहा है, तो करंट का फ्लो होता है, तो ओरस्टेड ने बोला था कि अगर कंडक्टर में से करंट का फ्लो हो रहा है तो उसके सराउंडिंग में, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तैयार हो जाएगी. क्या हो जाएगी, तैयार, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे तैयार हो जाएगी. तो देखिए करंट का फ्लो नीचे जा रहा है, तो ये जो आयरन के पीसेस थे, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है तो उसका इफेक्ट आयरन के पार्टिकल्स के ऊपर पड़ेगा. अगर आयरन के पार्टिकल्स के ऊपर उसका असर पड़ रहा है तो वो जो आयरन के पार्टिकल्स है वो ऐसे अरेंज होंगे जैसे मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है. तो हमें पता चला कि ये जो आयरन फीलिंग्स रखे हैं हमने, तो वो अपने आप को ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर रहे हैं. तो वो आप अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि जो करंट फ्लो हो रहा है and the magnetic field producing due to the flow of current is in the form of concentric circle, and these circles are in a plane which is perpendicular to the conductor. तो ये जो कंडक्टर है उसका जो प्लेन है, ये कंडक्टर का जो प्लेन है, देखिए इसका जो प्लेन,
इसके प्लेन को, जैसे इसका प्लेन कैसा है, वर्टिकल प्लेन है, लेकिन इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है वो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन को परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही है आपको बात? ये जो बोर्ड लगाया हमने, वो बोर्ड हमने वायर के प्लेन को परपेंडिकुलर लगाया है, और परपेंडिकुलर वो जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हमें आयरन फिलिंग रखती है। हमने आयरन फिलिंग्स, आयरन की जो पीसेस हमने वहां पे रखे हैं, वो सारी जो पीसेस है वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज हो गए। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है। कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। चलिए ये भी हो गया अपना। अगला पार्ट देखते बेटा, अगला पार्ट देखो। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इफ द करंट इज अनचेंज। दिस मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। देखिए क्या बोला है, if the current is unchanged this magnetic field reduces as the distance from the wire increases, therefore the concentric circle representing the magnetic lines of force are shown bigger and rarefied as the distance from the wire increases. If the current through the wire is increased, the intensity of the magnetic field increases. देखो सिंपल सी बात है, ये आपका कंडक्टर है, ये क्या है आपका कंडक्टर, और इस कंडक्टर में से करंट जो है वो डाउनवर्ड फ्लो हो रही है, ऐसा मान लेंगे। तो ये जो क्या कर रहा है, इनका कहना है कि अगर आपने करंट की वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि 5 एम्पियर का करंट हमने कंडक्टर में से फ्लो करवाया, 5 एम्पियर का करंट हमने कंडक्टर में से फ्लो करवाया, तो देखिए यहां पे से रिंग तैयार हो गए। तो बेटा बात ऐसी है, करंट नीचे फ्लो हो रहा है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है। अब इनका कहना ये है कि अगर आपने ये जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड को अगर कांस्टेंट रखा तो होगा क्या पता है, कि जैसा आप कंडक्टर से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। ये देखिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर में इससे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। लेकिन बात ऐसी है, जितना आप दूर जाते हो उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाता है। मतलब ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर नजर आते हैं, ठीक है ना। मतलब इनका जो क्राउड है वो कम हो चुका है, इसलिए जब आप पास होते हो तो उसके ऊपर आपके ऊपर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट होता है, और जब आप दूर होते हो तो आपके ऊपर कम मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट होता है, क्योंकि वहां पे जो लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनका क्राउड वहां पे नहीं है, वो रेयरिफाइड है, वो बहुत बहुत दूर है एक दूसरे से, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होगा। लेकिन अगर आप पास में रहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा रहेगा। यही इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है। चलो बेटा अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में आपको दिया गया है राइट हैंड थंब रूल इज कॉल्ड मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। व्हाट इज द कॉर्कस्क्रू रूल? तो देखिए बात ऐसी है, हमने ये देखा कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। मैग्नेटिक फील्ड तैयार तो होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है ये अपने को देखना है। एक बात अपने को तो समझ में आ गई है कि ये अगर आपका कंडक्टर है, ये अगर आपका कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वायर के प्लेन को परपेंडिकुलर रहेंगे। ये अगर मेटेलिक आपका वायर है, इसके अंदर से अगर करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड की तरफ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर रहेगा, ये तो बात अपने को क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है, दूसरी बात यहां पे ये है कि दूसरी बात यहां पे ये है, हमें ये देखना है, हमने क्या किया कि ये जो कंडक्टर था इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा था, तो हमने इसके नीचे नीडल रखी थी, हमने इसके नीचे क्या रखी थी, मैग्नेटिक नीडल रखी थी। तो जरा बात अभी ध्यान से सुनो, यहां पे अगर आपका नॉर्थ पोल है और अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहां पे अगर आपका नॉर्थ पोल है और करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक नीडल है, देखिए करंट किधर फ्लो हो रहा है, इधर, तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था। इसके अपोजिट बात यह है कि अगर, इसके अपोजिट बात यह है कि ये देखिए ये है आपका कंडक्टर, और इस कंडीशन में ये है आपका कंडक्टर, और इस कंडीशन में जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसी है, इधर करंट की डायरेक्शन कैसी है, इधर है। और अगर आपने इसके नीचे मैग्नेटिक नीडल रखी इस कंडीशन में,
और ये अगर आपका नॉर्थ पोल है, तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा पता है आपको, पहले आपका करंट इधर जा रहा था, इधर जो थंब है ना, वो थंब क्या बता रहा है, करंट की डायरेक्शन बता रहा है। तो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन जो है नॉर्थ पोल जो है उसका अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था। और अभी हम क्या करेंगे, हमने क्या किया कि जो करंट है वो इधर फ्लो हो रहा था, तो हमने थंब के डायरेक्शन में, थंब जो है वो हमने करंट की डायरेक्शन में लगाया। तो जो अपना नॉर्थ पोल है वो अभी बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, बाहर की तरफ। मतलब ये जो है ये अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था जब करंट इधर जा रहा था, और ये जो है नॉर्थ पोल वो बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है जब करंट इधर जा रहा है। तो ये अगर दोनों आप चीजें समझ लो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो मैग्नेटिक, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है उसको हम राइट हैंड थंब रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है अपने को कि ये जो आपका कंडक्टर है, ये जो आपका कंडक्टर है, तो आप क्या करो, ये जो आपका कंडक्टर है तो उसको आप हाथ में पकड़ो, और जो करंट है, करंट के डायरेक्शन में आपको थंब रखना है, करंट के डायरेक्शन में आपको थंब को रखना है। तो ये जो आपके फिंगर्स होंगे, ये आपके फिंगर्स क्या करेंगे, ये आपके फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कंडक्टर में करंट जो है वो ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आपने क्या किया, कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ा और जो थंब है आपका वो करंट की डायरेक्शन बता रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रहे हैं तो नॉर्थ पोल बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। आया राइट हैंड रूल समझ में। अगर ये जो कंडक्टर है तो इसमें अगर करंट ये साइड में फ्लो हो रहा है, तो अगर आप कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ो और ये अगर कंडक्टर की डायरेक्शन है, ये अगर करंट की डायरेक्शन है, तो जो फिंगर्स रहेंगे, तो फिंगर कहां भी जा रहा है, अंदर की तरफ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगे अंदर की तरफ और वो नॉर्थ पोल को भी अंदर की तरफ लेके जाने वाले है। ये है आपका राइट हैंड थंब रूल। व्हेन यू होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड and your thumb is pointing the direction of current, then the finger will show the direction of, curved finger will show the direction of magnetic field lines. ये है आपका राइट हैंड थंब रूल। चलो आगे बढ़ते बेटा, आगे देखो, थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया, बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लगाया हमने बैटरी, यहाँ पे हमने सेल लगाई, हमने यहाँ पे बैटरी लगाई, सोर्स ऑफ करंट लगाया, तो देखिए यहां से करंट फ्लो हो रहा है। तो जरा इसको देखिए, ये हमने करंट कैरिंग लूप बनाया है, करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग लूप। लूप का मतलब ऐसा सर्कल, ये जो लूप है, तो ये देखो ऐसा लूप जा रहा है बेटा, ऐसा ऐसा जा रहा है इधर से। अब जो करंट है वो करंट जो है ऊपर जा रहा है, देखो करंट ऐसा ऊपर जा रहा है और इधर से अंदर जा रहा है। ओके, तो ऐसा जा रहा है करंट ऊपर। तो बात ऐसी है, देखो यहाँ पे आपने थंब रखा अपना, और ये जो है आपके कर फिंगर, वो क्या देंगे आपको, वो वो आपको देने वाले हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन। तो होता क्या है देखो जरा, कि हमने इसको पकड़ा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जो फील्ड लाइंस है वो देखो, ये ऐसे है, ऐसे कर्व अंदर की तरफ जा रहे हैं। ओके, दिख रहा है कि आपको, ऐसे जा रहे हैं अंदर की तरफ, ऐसे। ओके, शायद आपको नहीं दिख रहा है, यही बेस्ट रहेगा, पिंक कलर। ये जो है वो इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। अब देखो, तो आपने क्या किया, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ ऐसे जा रहे हैं। उसके बाद देखो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ। देखो यहाँ पे करंट जो है नीचे जा रहा है, तो आपने इसको होल्ड किया, करंट नीचे जा रहा है, तो थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है, और जो कर्व फिंगर्स है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएंगे। मतलब ये जा रहा है अंदर की तरफ, समझ में आ रहा है। तो इसका रिजल्टेंट इंपैक्ट क्या होता है पता है आपको, कि ये जो सेंटर वाली लाइन है, यहां पे अगर कोई आपने पॉइंट रखा है, यहां पे अगर कोई पॉइंट रखा है, यहां पे अगर आपने कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो इंपैक्ट पड़ेगा सेंटर में, वो कैसा रहेगा, रिजल्टेंट इंपैक्ट स्ट्रेट लाइन। रिजल्टेंट इंपैक्ट कैसा रहेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन रहने वाला है। ठीक है, समझ में आया सबको। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप, ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप।
तो ऐसा इफेक्ट आपको दिखने वाला है। उसके बाद आपका आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इंट्रोडक्शन। कि ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इसके बारे में अभी हम जानकारी लेने वाले हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है। तो ये जो फोर्स एक्ट होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, तो ये बताया जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हम ये बताते हैं कि जो कंडक्टर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। तो देखो बात ऐसी है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही हम डायरेक्ट समझ लेते हैं। ये आपको डायग्राम आपकी बुक में दी गई है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं बिना किसी देरी किए। आपको करना क्या है, आपको करना ये है, देखिए आपका लेफ्ट हैंड लीजिए, आप लेफ्ट हैंड लिया आपने, तो देखिए आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर आपको करना क्या है, जो आपका थंब है उसके ऊपर लिखना है आपको एफ। लिखो यार, एफ लिखो, वहां पे जो आपका थंब है वहां पे एफ लिखो। एफ मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर। देन ये जो है आपका, ये जो आपका फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, वहां पे लिखो आप बी। बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में देखो ये जो मिडिल फिंगर है वहां पे लिखना है आपको आई। यहां पे आपको क्या लिखना है, आई लिखना है। तो ये बन जाएगा एफ, ये बन जाएगा बी और ये बन जाएगा आई, एफ बी आई। तो होता क्या है देखिए, ये देखो ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका नॉर्थ पोल। हाँ, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आपको बतानी है वो बतानी है कहां से कहां पे, नॉर्थ टू साउथ। कहां से कहां पे बतानी है, नॉर्थ टू साउथ आपको बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। चलो ये हो गई डायरेक्शन। अब देखो बात ये है कि जो कंडक्टर है, तो आपको कंडक्टर रखना है इसको परपेंडिकुलर, इसको रखना है आपको परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो कंडक्टर जो है उसको आपको कैसा रखना है, परपेंडिकुलर रखना है। और हम क्या करेंगे अभी, इसमें से करंट पास करेंगे और करंट कैसा पास हो रहा है, डाउनवर्ड। करंट कैसा पास हो रहा है, डाउनवर्ड। तो देखिए एफ बी आई, एफ बी आई, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ। समझ लो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड के अंदर है, मतलब ये जो आपका फर्स्ट फिंगर है वो बोर्ड के अंदर जाएगा, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है। और जो आपको कंडक्टर है वो करंट को नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर बताएगा, तो मिडिल फिंगर नीचे, बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर, और कंडक्टर डाउनवर्ड, जो कंडक्टर है वो नीचे जा रहा है। तो जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होगा, जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा मैग्नेटिक, जो कंडक्टर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसकी वजह से, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा उसकी डायरेक्शन आपको बताएगा ये आपका थंब। थंब आपको लेके जा रहा है इधर की तरफ। मतलब अगर आपने कंडक्टर को ऐसा रखा तो ये जो कंडक्टर है वो इस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा और ये कंडक्टर ऐसा बेंड हो जाएगा। ये जो कंडक्टर है आपको इस प्रकार से बेंड हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है। क्लियर हो बात, इसी को बोला जाता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और यही अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हो तो क्या होगा, देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अब जो करंट है वो ऊपर जाएगा तो जो फोर्स एक्ट होगा उसके ऊपर वो किधर होगा, इधर। मतलब वो केस में ये जो कंडक्टर है वो ये साइड में डिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ। अगर करंट ऊपर गया तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ठीक है ना। तो ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए, अब है आपके पास में इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है ये अपने को देखना है। चलो, तो अभी आपको निकालनी है डायग्राम। तो कैसे, देखिए यहां पे क्या करना है, पहले आप पेज को दो पार्ट में डिवाइड करो, पहले आप पेज को दो पार्ट में डिवाइड करो। चलो डिवाइड कर लिया। तो ये देखिए ये है आपका मैग्नेट।
तो ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। और फिर आपको लेनी है कॉइल, एक आपको कॉइल लेनी है, उसको आर्मेचर बोलते हैं, लेकिन अपने बुक की लैंग्वेज में उसको कॉइल ही बोला गया है। तो ये है आपकी कॉइल, कॉपर की कॉइल, इंसुलेटेड कॉपर की कॉइल। और ये देखिए यहां से दो एक्सटेंशन नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे हमने लगाया है कम्यूटेटर, या फिर हमने यहाँ पे लगाया है स्प्लिट रिंग्स। इसको कम्यूटेटर बोलते हैं या फिर इसको स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स लगाई है, इसको बोला जाएगा S1, इसको बोला जाएगा S2। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे हमने ब्रशेस लगाए, कार्बन ब्रशेस, यहाँ पे एक ब्रश लगाया, यहाँ पे एक ब्रश लगाया, ठीक है ना। अब देखिए, देखो यहाँ यहाँ पे हम क्या देने वाले हैं, सोर्स, करंट के सोर्स को यहाँ पे रखने वाले, यहाँ पे हम रखने वाले करंट के सोर्स को। तो ये बनेगा आपका पॉजिटिव पोल, ये बनेगा आपका नेगेटिव पोल। और ये देखो बेटा ये है, ये रहेगा आपका मोटर का फैन, ये रहेगा आपका मोटर का फैन। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पे सोर्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे, पहले इसका नामकरण कर देंगे। यहाँ पे ये जो साइड है वो ए बी साइड है और ये जो साइड है वो सी डी साइड है। तो आपको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड भी है और कंडक्टर में से करंट भी फ्लो हो रहा है तो वो केस में हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमको ये पता चलता है कि इस कंडक्टर की वायर के ऊपर कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। चलिए तो देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। यहां पे देखो, ये लेते हैं हम एक कॉइल या फिर हम एक मोबाइल ले लेते हैं। देखो देखो जरा, लेफ्ट हैंड आपको यूज करना है, आपके 3 फिंगर्स आपको परपेंडिकुलर लगाने हैं एक दूसरे को। तो ये जो साइड बेटा है वो ए बी है, तो समझ लो कि ये जो आपका मोबाइल है उसकी जो साइड है ये ए बी है, ये ए बी साइड है, ए बी साइड। हाँ, अब इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, देखो जरा करंट की डायरेक्शन कैसी है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव पोल से करंट निकलेगा ऐसा, यहाँ पे ब्रश B1 है, यहाँ पे ब्रश B2 है और ये ऐसा ऊपर जाएगा, मतलब करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। और यहां से सीडी में से वो करंट नीचे आ रहा है, सीडी में से करंट नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया अपना काम। अब देखो जरा कि ए बी, तो ये जो साइड है बेटा वो ए बी साइड है, ये जो मोबाइल आपको दिख रहा है तो इसकी ये जो साइड है वो ए बी साइड है। तो आपने क्या किया, आपका लेफ्ट हैंड आपने लिया। अब देखो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो कहां पे जा रहा है, इंडेक्स फिंगर इधर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, नॉर्थ टू साउथ। उसके बाद जो करंट है, करंट जो है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो मिडिल फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन बताएंगी। तो मिडिल फिंगर कहां पे जा रही है, बोर्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपका इधर, तो जो आपका थंब है वो नीचे जा रहा है। तो होगा क्या कि अगर करंट ए बी में से अंदर जाएगा और नॉर्थ टू साउथ इधर है, मतलब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो जो साइड ए बी है वो नीचे जाएगी, जो साइड ए बी है वो नीचे जाएगी, जो साइड ए बी है वो नीचे जाएगी, मतलब ये जो पार्ट है वो नीचे जाएगा। अब देखिए दूसरा पार्ट देखिए, अब सीडी को देखिए जरा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, नॉर्थ टू साउथ। करंट कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो जो सीडी साइड है वो ऊपर जाएगी, जो सीडी साइड है वो कैसे जाएगी, ऊपर जाने वाली है। तो देखो जरा, जो साइड सीडी है वो कैसे जाएगी, ऊपर की तरफ। तो ये घूमेगा कैसा, देखो जरा, ए बी साइड नीचे, सीडी साइड ऊपर, तो ये ऐसा घूमेगा। कैसा घूमने वाला है ये ऐसा घूमेगा, इस प्रकार से घूमेगा ये, ठीक है ना। जो साइड ए बी है, समझो ये साइड ए बी है, तो जो ए बी साइड है वो नीचे जाएगी और सीडी साइड ऊपर जाएगी, तो वो ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमने वाला है, मतलब कैसा, एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है। समझ में आ रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब देखिए स्प्लिट रिंग में क्या होता है, स्प्लिट रिंग में क्या होता है देखिए जरा, इसके हम दूसरी डायग्राम बनाएंगे। पहले तो ये घूमेगा, मतलब ये देखो ये फ्लैट है, अब ये ऊपर जाएगा, मतलब 90 डिग्री से जब ये रोटेट होगा तब इसका कांटेक्ट टूट जाएगा ब्रशेस से, क्योंकि ये स्प्लिट रिंग है। ये कैसी बेटा, स्प्लिट रिंग है, हाँ ये कैसी है, स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग होने के कारण जो है इसका कांटेक्ट टूट जाएगा। समझ में आ रहा है, जब ये कॉइल 90 डिग्री से घूमेगी तब ये कांटेक्ट ब्रशेस से टूट जाएगा, ऐसी बात। और फिर से और एक बार 90 घूमने के बाद फिर से कांटेक्ट सेट होगा। तो देखो बेटा आगे, ये है आपका नॉर्थ पोल,
और ये है आपका साउथ पोल। दूसरी डायग्राम बनेगी यहाँ पे, ये है आपकी कॉइल, लेकिन यहाँ पे थोड़े चेंजेस आने वाले हैं, यहाँ पे थोड़े चेंजेस आने वाले हैं। हाँ ये देखो, ये है आपके ब्रशेस, ये है आपके ब्रशेस, और ये है आपका सोर्स ऑफ करंट। ओके बेटा, ये ऐसा। देखो अब क्या होगा, सीडी जो साइड है वो इधर जाएगी और ए बी जो साइड है इधर जाएगी, तो यहां पे आएगा आपका सीडी और यहां पे आएगा आपका बी ए, ठीक है ना। आधा घूमने के बाद में 180 डिग्री घूमने के बाद में ये ऐसी आपकी डायग्राम बनने वाली है। ओके ठीक है, बाकी सब सेटअप वही है। अब क्या होगा, देखो सीडी इधर आ गया तो फिर वही, अब देखो करंट कहे जा रहा है, ये साइड में करंट ऊपर जा रहा है, देखो करंट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे करंट नीचे आ रहा है। ये है आपका ब्रश B1, यहाँ पे है ब्रश B2, यहाँ पे है जो स्लाइड है वो चेंज होगी, यहाँ पे जो स्लिप रिंग है, यहाँ पे S2 पहले इधर थी, अभी S2 इधर आएगी और S1 इधर जाएगी, मतलब S2 अभी इधर है और S1 अभी इधर है। आ रहा है समझ में, S2 इधर और S1 इधर आने वाली है। अब जो CD है, पहले क्या होता था, AB में से करंट ऊपर जा रहा था, अभी CD में से करंट ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए फिर से, नॉर्थ आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ है, नॉर्थ टू साउथ, और आपका जो करंट है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा सीडी का वो नीचे की तरफ होगा, मतलब सीडी जो है बेटा ऐसा नीचे आएगा, यहां से नीचे आएगा, जो ए बी है वो ऐसा ऊपर जाने वाला है। तो पहले ए बी में से करंट बाहर आ रहा था, सॉरी पहले ए बी में से करंट अंदर जा रहा था, सीडी में से बाहर आ रहा था, लेकिन जब ये 180 डिग्री से घूम गया, ये जो कॉइल है वो 180 डिग्री का रोटेशन जब कंप्लीट करती है, तब जो साइड एडी है, जब जो साइड सीडी है, सीडी में से करंट अंदर जा रहा है और एबी में से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है ना। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट है इस कॉइल में, आई होप। और ये किसका कंस्ट्रक्शन है, ये किसका कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है ये, ठीक है ना। मैंने आपको पूरा समझा दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 इलेक्ट्रिक मोटर, यहां पे लिख लो, ये पूरा इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा डिस्कशन है, इलेक्ट्रिक मोटर पूरा समझा यार बेटा। अब देखो आगे, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। देखिए अब अभी जो आपने कॉइल देखी, तो इस कॉइल में हम खुद बाहर से एक्सटर्नल सर्किट में बैटरी लगा के कॉइल में से करंट को पास करवा रहे थे, लेकिन बात को समझो, अभी थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट यहां पे आने वाला है। अब तक क्या हो रहा था कि ओरस्टेड ने हमको ये बताया, ओरस्टेड सर ने हमको ये बताया कि किसी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, ये हमको ओरस्टेड सर ने बताया। लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज होने वाला है। अभी क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए एक तो बात है कि एक काम करो, आप इलेक्ट्रॉन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, क्या करो आप, इलेक्ट्रॉन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो। तो देखिए ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्टेबल नहीं है, वो वेरिएबल है, वो फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वेरिएबल है। और अगर वो वेरिएबल है तो वो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। वो अपने सराउंडिंग में कैसा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को तैयार करने वाला है। बात समझ में आ रही है आपको, मतलब अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात यह है, देखो दूसरी बात यह है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बात दूसरी ये है कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल बनाया और उसके अंदर अगर आपने कंडक्टर को रखा तो उस कंडक्टर में क्या तैयार होगा, करंट तैयार होने वाला है। पहले क्या किया आपने, कंडक्टर लिया, उसके अंदर से करंट को पास किया, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहां पे दिया, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है। अब दूसरी बात यह है, आप एक काम करो, मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल करो।
अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल करते हो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल बनाते हो तो कंडक्टर के अंदर करंट तैयार होगा, ईएमएफ डेवलप होगा और वहां पे करंट का फ्लो हो जाएगा, वहां पे करंट का फ्लो तैयार होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वहां पे। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर करंट तैयार हो रहा है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही कंसेप्ट यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। माइकल फैराडे ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। जैसे ओरस्टेड ने क्या किया, कंडक्टर के अंदर से करंट को पास करवाया और बताया कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है। उसी प्रकार से फैराडे ने क्या किया कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखा और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखने के बाद उस कंडक्टर में से ईएमएफ तैयार हो रहा है और उसके अंदर से करंट का फ्लो हो रहा है। तो ये एक्सप्लेन किया था माइकल फैराडे ने। देखो ये है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर यूज होता है करंट को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए? करंट को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वैसे इसके अंदर कॉइल होती है। तो एक मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, आपके बुक में नहीं है वो कंसेप्ट। एक अगर आपने समझो ये गैल्वेनोमीटर है आपका, तो आपने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर छोटा सा रेजिस्टेंस लगाया, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। छोटा सा रेजिस्टेंस अगर आपने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाया तो ये काम करता है एज अ वोल्ट मीटर। ये काम करता है एज अ वोल्ट मीटर। ये करता है काम एज अ वोल्ट मीटर। लेकिन अगर आपने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाया तो वो काम करता है एज अ एमीटर। वो काम करता है एज अ एमीटर। ठीक है ना? जिनको समझ में आया वो ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आया कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है ये। तो हमने फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन के बारे में पढ़ लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये हमने देख लिया। क्या होता है, अगर आप किसी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल करते हो तो उस कंडक्टर में क्या होता है, करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। उसके दोनों एंड के अक्रॉस ईएमएफ डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। इसी कारण उस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपको चेक करना है ये फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो बात ये है कि आपने यहाँ पे लिया है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है बेटा? कॉइल होती है, एक कॉइल होती है, कंडक्टर की कॉइल होती है। अब इसके अंदर से अगर आप करंट को पास करेंगे तो इसके अंदर क्या तैयार होता है? मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। कैसे तैयार होता है इसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि सोलेनॉइड का स्पेशल टॉपिक है, इसी चैप्टर में है। तो यहाँ पे आपने कॉइल बनाई, ये आपका सोलेनॉइड बन गया। आपने करंट को पास किया तो इसके अंदर से करंट क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो ये देखिए गैल्वेनोमीटर यहाँ पे है और इस गैल्वेनोमीटर के ऊपर हमने ऐसी कॉइल लगाई हुई है। तो बात ऐसी है कि अगर आप यहाँ पे देखो, व्हेन द करंट इन सोलेनॉइड कॉइल इज स्विच ऑफ, देखिए यहाँ पे इनिशियली सोलेनॉइड कॉइल में कोई भी करंट नहीं है। देखिए यहाँ पे जो स्विच है वो ओपन है, मतलब प्लग की जो है वो ओपन है, तो करंट का कोई फ्लो यहाँ पे नहीं है। तो ये जो कॉइल है वो इसके कांटेक्ट में नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे कॉइल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा और गैल्वेनोमीटर आपको कोई भी करंट नहीं बताएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको स्विच ऑन करते हो, ठीक है ना, व्हेन अ करंट इज पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड कॉइल एंड द कॉइल इज डिस्प्लेस्ड लैटरली विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल, तो होगा क्या? देखो आपने इसके अंदर से करंट को पास करवाया, तो मैंने क्या बोला था आपको कि अगर सोलेनॉइड में से करंट अगर पास होगा तो वो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और वो अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो देखिए इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रहा है इस कंडक्टर के ऊपर, और इस कंडक्टर को, ये जो कॉइल है, मेटेलिक कंडक्टर की जो कॉइल है, ये जो कॉइल है वो गैल्वेनोमीटर को कनेक्टेड है। तो क्या किया आपने कि ये जो सोलेनॉइड है उसको आपने डिस्प्लेस किया। आप उसको दूर लेके जा रहे हो, पास ला रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, पास ला रहे हो। ऐसा आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये जो यहाँ पे कॉइल है उस कॉइल के ऊपर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो। और ये मैग्नेटिक फील्ड किसने तैयार किया है? ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया है सोलेनॉइड ने। सोलेनॉइड ने मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया है और आप क्या कर रहे हो? सोलेनॉइड को आप पीछे लेके जा रहे हो, आगे लेके जा रहे हो। तो इससे होता क्या है, इस कॉइल के ऊपर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होता है। तो अगर इसके ऊपर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होता है, अगर इसके ऊपर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्ट होता है तो इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा।
और इसके अंदर अगर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है तो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन बताएगा, वो आपको ये प्रूफ देगा कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सर्शन ऑफ बिकॉज ऑफ अप्लाइंग वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस कॉइल देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर। आ रहा है समझ में आपको? हाँ, देखो यहाँ पे व्हेन अ करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड कॉइल एंड द सोलेनॉइड कॉइल इज डिस्प्लेस्ड लॉन्जिट्यूडनली विद रिस्पेक्ट टू द, देखो अभी क्या करना है, सोलेनॉइड में से करंट को पास ही करना है। व्हेन अ करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड कॉइल एंड द सोलेनॉइड कॉइल इज डिस्प्लेस्ड लॉन्जिट्यूडनली विद रिस्पेक्ट टू द, हाँ, सोलेनॉइड कॉइल इज डिस्प्लेस्ड लॉन्जिट्यूडनली विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे आपने कॉइल ली और यहाँ पे लगाया आपने गैल्वेनोमीटर। अभी हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, हमने सोलेनॉइड को डिस्प्लेस किया था, अभी हम क्या करेंगे, कॉइल को डिस्प्लेस करके देखेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉइल को डिस्प्लेस किया, तो कॉइल को डिस्प्लेस करने के बाद में हुआ ये कि इसके अंदर फिर भी क्या हो रहा है, करंट का फ्लो तैयार हो रहा है और गैल्वेनोमीटर अपने को रीडिंग बता रहा है कि देखो यहाँ पे करंट बता रहा है, करंट का फ्लक्चुएशन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बता रहा है। तो सिंपल सी बात ये है कि हम चेक कर रहे थे कि फैराडे का लॉ सही है कि नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया, करंट पास किया सोलेनॉइड में से, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ और जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है तो हमने क्या किया, वो मैग्नेटिक फील्ड उसको वेरिएबल किया, हम उसको डिस्प्लेस करते रहे कॉइल की रिस्पेक्ट में। जब हम उसको डिस्प्लेस करते रहे, इसको हम वेरिएबल करते रहे मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता रहा इस कॉइल के ऊपर, और जब इस कॉइल के ऊपर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है तो ये कॉइल के अंदर से करंट इसके अंदर से फ्लो होगा और गैल्वेनोमीटर अपने को रीडिंग बताएगा। तो इसका मतलब ये है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस अ करंट इन ए कंडक्टर। चलो आगे बढ़ते बेटा, चलो अब ये देखिए, ये है आपके सामने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम तब यूज करते हैं जब कंडक्टर में ऑलरेडी करंट है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम तब यूज करते हैं जब कंडक्टर में करंट इंड्यूस होता है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल तैयार किया गया है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इसलिए यूज करते हैं हम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम इसलिए यूज करते हैं जब कंडक्टर में ऑलरेडी करंट हो, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम तब यूज करते हैं जब करंट उसके अंदर तैयार होता हो। जैसे फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के जैसे अगर कंडक्टर में करंट तैयार हो रहा है तो उसमें करंट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज होगा। तो फिर से आपको करना क्या है, आपको जब आप लेफ्ट हैंड से करते थे आपको राइट हैंड से करना है। अभी राइट हैंड को आपके तीनों फिंगर को आपको परपेंडिकुलर लेना है, ये इसके ऊपर लिखना है F मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, इसके ऊपर लिखना है मैग्नेटिक फील्ड और इसके ऊपर लिखना है करंट। तो ये बन गया आपका FBI। क्या बना आपका ये FBI, समझ में आ रही बात आपको, FBI आपका बन गया। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये देखिए ये जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो फर्स्ट फिंगर है वो आपको इंडेक्स फिंगर क्या बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, और जो आपका मिडल फिंगर है वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो आपका फर्स्ट जो आपका थंब है वो आपको बताएगा कि कॉइल के ऊपर कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एग्जाम में आपको ये आएगा, ऐसा आपको डायग्राम दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि इसको लेबलिंग करो, मतलब ये थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है, मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपको लेबलिंग करना पड़ता है ऐसे डायग्राम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये माइकल फैराडे के रिगार्डिंग कोई अपने जानकारी हमको दी गई है, ठीक है ना। इन्होंने ही अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ जो है वो एक्सप्लेन किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अल्टरनेट करंट का और डीसी करंट का। तो जो अल्टरनेट करंट होता है उसकी बनती है ऐसी साइन वेव, ये जो वेव है उसको साइन वेव बोला जाता है, और ये जो वेव है मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डीसी करंट का। ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो किसका है, एसी करंट का, और ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डीसी करंट का, और ये जो वेव है इसको साइन वेव बोला जाता है। तो देखिए जो एसी करंट होता है वो क्या करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। जैसे अपने घर में एसी करंट आता है, एसी करंट का सप्लाई अपने घर को दिया गया है, डोमेस्टिक यूज के लिए दिया गया है,
तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में वो अपने डायरेक्शन को 50 बार चेंज करता है। एसी करंट जो अपने घर पे डोमेस्टिक यूज के लिए हम यूज करते हैं उसका जो सप्लाई है वो एक सेकंड में 50 बार चेंज होता है। एक सेकंड में 50 बार चेंज होता है, ऐसी बात है। एक सेकंड में 50 बार चेंज होता है। तो ये हो गया अपना पहला कंसेप्ट। तो दूसरी बात इसमें ये है, एसी करंट, देखो एसी करंट का ऐसा है कि पहले वो आप समझ लो मैक्सिमम हम बोल देंगे एसी करंट समझो 5 एम्पियर करंट आपको दिया गया। तो करंट समझो समझो लेफ्ट से राइट जा रहा है। कहां से जा रहा है? लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो लेफ्ट टू राइट पहले वो जीरो रहेगा, जीरो टू मैक्सिमम जाएगा राइट साइड में। जब राइट साइड में पहुंचेगा तो कंप्लीट बन जाएगा 5 एम्पियर। अब वो रिवर्स जा रहा है, तो अगर वो जा रहा है, अगर वो रिवर्स जा रहा है तो 5 एम्पियर से वो जीरो पे आएगा। 0 टू 5 एम्पियर, 5 एम्पियर टू अगेन जीरो, ऐसा वो आ रहा है। लेफ्ट टू राइट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ऐसी बात है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर। तो देखिए हमने ग्राफ बनाया बेटा, हमने ग्राफ बनाया। हाँ, तो हमने बनाया ग्राफ। चलो तो मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो जरा, यहां पे मैं लेता हूं 5 एम्पियर, यहां पे मैं वैल्यू लेता हूं 5 एम्पियर, यहां पे मैं लेता हूं वैल्यू 5 एम्पियर मैक्सिमम। ठीक है ना? देखिए लेफ्ट टू राइट, राइट साइड में गया तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक है ना? अब जीरो पे आया, एक मैं बता देता हूं, 0 टू 5 गया, मैक्सिमम गया, मैक्सिमम टू अगेन जीरो आया। अब ये लेफ्ट साइड में आगे बढ़ रहा है। देखो थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा समझो, यहां पे जीरो है और ये जो है लेफ्ट यहां पे है, तो ये बीच में शायद जीरो है। तो जीरो टू वो आर जाता है मैक्सिमम, तो 5 एम्पियर बन जाता है। तो 5 एम्पियर से लौट के आता है जीरो पे, और जीरो पे लौट के आने के बाद में वो फिर से लेफ्ट हैंड साइड में मैक्सिमम हो जाता है। जब वो लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो वो बन जाता है -5 एम्पियर। ठीक है ना? तो ये करता है ऑसिलेशन। पहले जीरो टू राइट हैंड साइड में जाता है, जीरो टू राइट हैंड साइड में जाता है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर से अगेन जीरो पे आता है और जीरो टू अगेन -5 एम्पियर आ जाता है। तो देखिए टाइम के साथ में चेंजेस करेंगे इसके अंदर हम। जैसे यहां पे लिखता हूं मैं 1, यहां पे मैं लिखता हूं 2, यहां पे 3 और यहां पे 4। तो देखिए बात ऐसी है, बात ऐसी है कि 0 टू 1 एक सेकंड में ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। राइट साइड में गया, मैक्सिमम बन गया 5 एम्पियर बन गया। उसके बाद 1 टू 2 जाएगा, मतलब 2 सेकंड में ये अगेन क्या हो जाएगा, 0। 0 टू 1 में मैक्सिमम हुआ, 1 टू 2 पहले सेकंड में मैक्सिमम, दूसरे सेकंड में क्या हो गया, अगेन 0 हो गया। पहले सेकंड में मैक्सिमम, दूसरे सेकंड में 0। ठीक है ना? करंट की वैल्यू यहां पे देखो, करंट की वैल्यू 0 है। एक सेकंड में कैसा हो गया मैक्सिमम, अगले सेकंड में क्या हो गया, 0। उसके बाद अगले सेकंड में दूसरे डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, अगले एक सेकंड में लेफ्ट साइड में मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम बन गया। और उसके बाद फिर से 0 पे आएगा, उसके बाद फिर से लौट के 0 पे आएगा। आ रहा है समझ में आपको? आ रहा है समझ में आपको? 0 टू मैक्सिमम इन राइट साइड, मैक्सिमम टू 0 ऑन राइट साइड, 0 टू मैक्सिमम इन लेफ्ट साइड एंड maximum to 0 on left side, 0 to maximum on right side, maximum to 0 on right side, 0 to maximum on left side, maximum to 0 on left side। ठीक है ना? 0 to max, max to 0 on right side, 0 to max on left side and max to 0 on left side। तो ये बन गई आपकी साइन वेव। तो पहले करंट बढ़ता है, फिर 0 होता है, अगेन दूसरी डायरेक्शन में बढ़ता है और फिर से 0 पे आता है। तो इसकी वजह से ये जो बनती है उसको साइन वेव बोला जाता है। डीसी करंट में ये किसका है, पूरा एसी करंट का, एसी करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो डीसी करंट देखेंगे, डीसी करंट में क्या होता है, डीसी करंट में ज्यादा कुछ होता नहीं, करंट एक ही डायरेक्शन में रहता है। देखो यहां पे 0, यहां पे राइट साइड एक ही डायरेक्शन में रहती है इसकी। 0 टू यहां पे जाएगा मैक्सिमम 5 एम्पियर
और 5 एम्पियर से अगेन 0 पे आएगा अगेन। अब ये लेफ्ट साइड में नहीं जाता, अगर दूसरे टर्म में ये फिर से 0 टू मैक्स जाएगा और मैक्स टू अगेन 0 पे आएगा। ठीक है, तो ये देखो यहां पे हम लेते हैं 5 एम्पियर और यहां पे हम लेते हैं 0, तो यहां पे हम लेते हैं टाइम 1 2 3 और इधर लेते हैं इसको 4। तो देखो बात कैसी है, तो ये देखो 0 to 1 1 सेकंड में ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगले समझो 2 सेकंड तक ये कैसा रहता है, उसी पोजीशन पे रहता है। देखो अगले 2 सेकंड तक यहीं पे रहा और उसके बाद में अगर उसको कम होना होता है तो फिर से वो 1 सेकंड में फिर से 0 पे आएगा। लेकिन ये दूसरे साइड में नहीं बढ़ता है, ये राइट हैंड साइड में ही बढ़ता है, 0 होता है। 0 टू मैक्स, मैक्स टू 0 ऑन ओनली वन साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाता ही नहीं है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है यहां पे हमने लिखा है टाइम, एक्स एक्सिस पे हमारा है टाइम और वाई पे है हमारा करंट, और ये है अपना डीसी करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डीसी करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बात समझ में आ रही है आपको? ये है आपका डीसी करंट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो फिर से आपको 2 डायग्राम बनाने बेटा, 2 डायग्राम बनाओ। चलो फटाफट पेज को डिवाइड करो 2 पार्ट में। ये जनरेटर है, मोटर में हम करंट बाहर से देते हैं, जनरेटर खुद करंट तैयार करता है मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके। देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, ये आपका नॉर्थ पोल बन गया बेटा, ये आपका साउथ पोल बन गया। हाँ ये देखिए हाँ, अब देखिए ये कॉइल, इसको बोला जाता है स्लिप रिंग्स। इसको क्या बोला जाता है बेटा? स्लिप रिंग्स बोला जाता है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये आपकी कॉइल, ये आपकी स्लिप रिंग, ये है आपकी S1 और ये है आपकी S2, S1 S2। अब देखिए ये है आपका ब्रश, ये है कार्बन आपके ब्रशेस, ये आपके कार्बन ब्रशेस। और उसके बाद ये जो है ये देखो, यहां पे लगेगा आपका गैल्वेनोमीटर जो कि करंट को चेक करेगा। यहां पे मोटर में हम क्या करते थे, यहां पे बैटरी लगाते थे क्योंकि हम बाहर से सप्लाई देते थे करंट का, लेकिन यहां पे खुद ये स्ट्रक्चर जो है पूरा, ये जो जनरेटर है वो खुद करंट को तैयार करने वाला है। देखो जरा, अब देखो यहां पे फैन लगेगा, टरबाइन लगेगा यहां पे, तो देखो जरा टरबाइन लगेगा तो ये जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। हम खुद उसको घुमा रहे हैं, पानी का फ्लो दे करके, एयर का फ्लो दे करके इसको हम घुमा रहे हैं, मतलब स्टीम का फ्लो दे करके। थर्मल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में होता क्या है कि हम वाटर को गर्म करते, उसकी स्टीम बनाते, उसकी स्टीम को हम उसके ऊपर छोड़ते ताकि वो टरबाइन घूमे। तो देखिए बात कैसी है, नॉर्थ टू साउथ लिया आपने। अब देखिए इसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज होने वाला है, ठीक है ना। देखो ये जो साइड है इसको हम बोलेंगे ए बी बोलेंगे इसको, और ये जो साइड है इसको हम सी डी बोलेंगे। और ये जो है S1 S2 लिया और ये बनेगा आपका ब्रश B1 और ये बनेगा ब्रश B2। अब देखो जरा ये साइड देखो, तो ये साइड में देखो कि ये जो ब्लेड है वो नीचे जा रहा है, मतलब राइट हैंड यूज करो आपका। राइट हैंड के 3 फिंगर, इसके ऊपर F लिखो, इसके ऊपर B लिखो, इसके ऊपर I लिखो, FBI। तो डिफ्लेक्शन कहां पे हो रहा है? नीचे, मतलब फोर्स कहां पे लग रहा है? नीचे की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? नॉर्थ टू साउथ। डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है? AB का नीचे। तो करंट कैसा आ रहा है? आपकी तरफ। करंट कैसा आ रहा है? आपकी तरफ। तो करंट कैसा आएगा? आपकी तरफ आएगा करंट। ये देखो ये जो करंट है वो आपकी तरफ आएगा बाहर, ठीक है ना। उसके बाद देखो अब ये जो साइड है CD, इसमें क्या होगा?
नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड उधर। उसके बाद डिफ्लेक्शन देखो, इसका डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है। डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है। नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन ऊपर, तो करंट कैसे जाएगा? अंदर की तरफ। करंट कैसे जाएगा? अंदर की तरफ। ठीक है, करंट कैसे जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। आ रही बात समझ में? इस प्रकार से इसमें डिफ्लेक्शन होने वाला है। तो ये साइड देखो जरा, कलर भी कम पड़ रहे हैं हमको अभी तो। हाँ देखो, तो ये साइड से करंट बाहर आ रही है। देखो ये जो रिंग है यहाँ पे, देखो हाँ यहाँ पे ऐसा, मतलब करंट इधर से जाएगा ऐसा, और ये और ऐसा करंट अंदर जा रहा है। ठीक है ना? और गैल्वेनोमीटर जो है वो आपको डिफ्लेक्शन ऐसा बताएगा इधर। गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन कैसा बताएगा? इधर बताने वाला है। अब देखो दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट देखो। अब ये जब 360 डिग्री, ये जब 180 डिग्री घूमेगा तो ये ऐसा है। अब ये जब 180 डिग्री घूमेगा तो क्या होगा, ये हमको देखना है। तो ये देखिए, अभी ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। उसके बाद ये देखिए, ये है आपकी कॉइल, ये है आपकी कॉइल, ये है आपकी कॉइल। और देखिए अब जो सीडी है वो इधर आएगा, तो सीडी को जो रिंग लगी है वो पहली रिंग है, पहली रिंग। देखो जरा, तो सीडी इधर है तो पहली रिंग इधर लगेगी, इधर लगी। हाँ ये, और उसके बाद ये दूसरी रिंग है। ठीक है ना? जो ए बी है वो कैसा है? नीचे की तरफ। ए बी नीचे है, ए बी की जो रिंग है वो नीचे है। S2 वो यहां पे आएगी। ठीक है ना? तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहां पे नजर आना चाहिए। देखो ये जो साइड थी पहले वो पहली वाली रिंग को अटैच थी, अभी ये वाली साइड पहली वाली रिंग को अटैच है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और उसके बाद ब्रशेस लगेंगे, उसके बाद यहां पे ब्रश लगेगा, यहां पे ब्रश लगेगा, ब्रश। और देखिए फिर इसमें क्या होने वाला है? ऐसा, ये है आपका गैल्वेनोमीटर, ये है आपका गैल्वेनोमीटर। ऐसी बात हो गई। ये देखो, ये है आपका टरबाइन, ये है आपका टरबाइन। यस, देखो बेटा, ये है आपका ब्रश B1, ये है आपका ब्रश B2, तो ये है आपकी स्लिप रिंग S1 और ये है आपकी स्लिप रिंग S2। तो देखो क्या होगा अभी। तो देखो अब ये ऐसा घूम रहा है, ये साइड ऊपर की तरफ, ये साइड नीचे की तरफ, लेकिन अभी CD यहां पे है और ए भी यहां पे है। यस, अब देखो सीडी कैसे जा रहा है? नीचे की तरफ। फिर से आपका राइट हैंड, तीनों फिंगर, सीडी जा रहा है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर, और करंट आपका जा रहा है बाहर। मतलब सीडी में से अभी करंट बाहर आएगा, तो सीडी में से करंट बाहर आ रही है। तो सीडी देखो यहां पे, ये देखो करंट इधर जाएगा ऐसा। ठीक है? अब दूसरा देखो क्या हो रहा है, जो ए बी है, तो ए बी क्या हो रहा है? ए बी ऊपर जा रहा है। राइट हैंड यूज करो फ्लेमिंग का। डिफ्लेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो करंट अंदर की तरफ। तो देखिए यहां पे करंट घूमेगा और ये स्लिप रिंग में जाएगा S2 में, और S2 में से ये ऊपर जा रहा है। आए समझ में आपको? वो ऐसा घूमेगा, पूरा ऐसा ही घूमेगा। तो इसमें होता क्या है, पहले देखिए, पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो आपको करंट की डायरेक्शन इधर बता रहा है, करंट जो है इधर जा रही है। और जब ये 180 डिग्री घूमता है तो करंट अभी इधर जा रहा है। मतलब एक रोटेशन में करंट 2 बार चेंज होता है, एक रोटेशन में करंट 2 बार चेंज होता है। ऐसी बात है सर? पहले 180 डिग्री में अलग रोटेशन, और पहले 180 डिग्री में अलग डायरेक्शन करंट की, और अगले 180 डिग्री में अलग डायरेक्शन। डायग्राम बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ये है आपकी एसी जनरेशन, एसी जनरेटर की डायरेक्शन, एसी जनरेटर की डायग्राम। समझ में आ रहा है आपको? ये दोनों डायग्राम आपको प्रॉपर तरीके से निकालने हैं। एसी जनरेटर, चलो यहाँ पे हो गया आपका एसी जनरेटर।
अब यहाँ पे लास्ट में आपको बोला गया है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डीसी जनरेटर, देन एक्सप्लेन एज टू हाउ द डीसी करंट इज ऑब्टेन। तो डीसी करंट में करना क्या है, पहले आपको सोर्स आप बाहर से दे रहे थे, अभी सोर्स आपको देना नहीं है, तो आपको लेना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे फिर से आप मैग्नेटिक फील्ड होंगे, यहाँ पे नॉर्थ पोल आपका, यहाँ पे आपका साउथ पोल, और उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे आपकी कॉइल है, यहाँ पे आपकी कॉइल है। हाँ, तो जो मोटर होती है, मतलब डीसी जो होता है पार्ट, डीसी जनरेटर में जो रिंग्स होती है कम्यूटेटर होता है, एसी जनरेटर में कम्यूटेटर नहीं होता, डीसी मोटर में, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर होता है। तो देखिए यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स लगाने हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग्स आपने लगाए और उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे आपने ब्रश लगाया, यहाँ पे आपने ब्रश लगाया, और उसके बाद आपने सर्किट यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, सर्किट आपने कंप्लीट कर दी। और यहाँ पे आप लगाएंगे अभी गैल्वेनोमीटर, ताकि आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर सके, देख सके कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यस, तो ये देखिए ये आपका टरबाइन, अब टरबाइन को आपको घुमाना है, टरबाइन के फैंस है ये एक्चुअली, ये टरबाइन के एक्चुअली के फैंस है। चलो हाँ, ये आपका गैल्वेनोमीटर और ये आपके कॉइल। अब देखिए हम इसको ऐसा घुमाएंगे, ये साइड नीचे ये साइड ऊपर, है ना, पानी का फ्लो देंगे और टरबाइन को घुमाएंगे हम, तो ऐसा घुमा रहे हैं। तो ये जो साइड है वो ए बी है और ये जो साइड है वो आपकी सी डी है। तो देखो क्या होगा कि आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको यूज करना है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड आपकी नॉर्थ टू साउथ, डिफ्लेक्शन आपका नीचे, मतलब करंट आपका आएगा बाहर, मतलब ए बी जो साइड अगर नीचे जाती है तो करंट इसके अंदर से बाहर आएगा। देखो करंट इसके अंदर से बाहर आ रही है, गैल्वेनोमीटर आपको ये डायरेक्शन बताएगा करंट की, और यहां से करंट अंदर जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं 180 डिग्री रोटेशन के बाद में क्या होता है, जरा देखते हैं हम कि फिर से आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल, यहाँ पे आपका साउथ पोल, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ये देखो ये आपने कॉइल लगा ली, ये आपने कॉइल लगाई, ये आपकी स्प्लिट रिंग्स, ये आपकी स्प्लिट रिंग्स, ये आपके ब्रशेस, ये आपके ब्रशेस, उसके बाद में यहां पे आपका गैल्वेनोमीटर, यहां पे आपका गैल्वेनोमीटर, और यहां पे आपका टरबाइन। अब देखो पानी तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा भैया, पानी की डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर सकते हम। किसी डैम से पानी गिर रहा है तो आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि पहले इधर गिर रहा था अभी इधर गिरा, इसको ऐसे थोड़ी होगा। तो टरबाइन तो उसी डायरेक्शन में घूम रहा है जैसा पहले घूम रहा था। अब देखो सीडी इधर आ चुका है और ए बी जो है इधर जा चुका है, तो देखो जरा क्या होगा। तो हाँ, जो सीडी है, अब देखो बात कैसी है, सीडी नीचे जाएगा, डिफ्लेक्ट नीचे होगा, सीडी सीडी नीचे डिफ्लेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ, तो करंट आएगा बाहर की तरफ, तो यहाँ पे करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो गैल्वेनोमीटर देखो आपको फिर भी वही डायरेक्शन बता रहा है। डीसी जनरेटर में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होती, एसी करंट में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होती है। तो इसमें देखो सीडी पहले इधर था, सीडी इधर गया, लेकिन सीडी के साइड चेंज होने के बाद भी, सीडी के साइड चेंज होने के बाद भी करंट की डायरेक्शन वही है। तो स्प्लिट रिंग अगर होती है, यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स है, तो स्प्लिट रिंग का यही फायदा है, कम्यूटेटर का यही फायदा है कि वहां पे करंट की डायरेक्शन एक ही रहती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे करंट आएगा यहाँ पे और यहां से अंदर जाएगा। तो ये दो डायग्राम आप ध्यान से देखिए जरा, ये डीसी जनरेटर के दो डायग्राम्स है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, रिवीजन सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। आपको पहले तो मैंने ये पढ़ा है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर हमने डीसी मोटर भी देखा, फिर उसके बाद में एसी जनरेटर भी देखा, और लास्ट में हमने डीसी जनरेटर फिर से देखा, डीसी मोटर, एसी जनरेटर और लास्ट में डीसी जनरेटर। तो पूरी मैंने जानकारी आपको दी है, ओरशेड का लॉ भी बताया, उसके बाद में माइकल फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ भी बताया है। तो ये सभी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी एक बार देखनी है, ठीक है ना। हमने प्रयास किया है सभी चीजें आपको बताई जाए प्रॉपर तरीके से। होमवर्क में आपको करना क्या है, होमवर्क में आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करो, सॉल्व द एक्सरसाइज बिहाइंड द चैप्टर।
सॉल्व द एक्सरसाइज बिहाइंड द चैप्टर। ये आपको सबसे पहले काम करना है, ये पूरी समरी देखने के बाद। ये आपका सबसे पहला काम है, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ में बने रहे, आपने सपोर्ट दिखाया, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला जो चैप्टर होगा वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, उसकी पूरी समरी जो है वो हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद ये जो हमने चैप्टर पढ़ाया है, इसके बाद में इसके एमसीक्यू या फिर इसके क्वेश्चंस होंगे जो हम लाइव डिस्कस करेंगे आपके साथ में। ओके, जैसा हमने ग्रेजुएशन लिया था उसके बाद में हम उसके क्वेश्चन जो है वो लाइव क्लास में कंटिन्यू किए थे, बताए थे आपको। उसके क्वेश्चन आपसे भी, आंसर जो है आपसे ही पोल लगा के हमने लिए थे। उसी प्रकार से ये जो चैप्टर है उसका भी लाइव लेक्चर होगा, उसमें कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। एक टेस्ट ही समझ लो आप, टेस्ट आपकी लाइव क्लास में होने वाली है, उसमें पोल्स भी रहेंगे और आपको आंसर देने का मौका भी मिलेगा। तो मिलते हैं लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच।